नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार रूबरू हुआ हूं और ये लाइव बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं और उन पॉइंट्स को मैं लिख करके लेकर आया हूं। मैंने एक नोट्स भी बनाए हुए हैं और वो नोट्स बना करके इसलिए रखे हैं ताकि मैं उन पॉइंट्स को भूल ना जाऊं, क्योंकि जब हम कोई लंबी बात करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बात के बीच में हम कहीं और चल पड़ते हैं, ट्रैक थोड़ा सा बदल जाता है और भूल जाते हैं हम कि किस विषय में बात हो रही थी। तो मैं सारे विषय अच्छे तरीके से लिख कर लेकर के आया हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पूरे वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए अभी से क्षमा मैं आपसे मांग लेता हूं। मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए कोई भी बात नहीं करने वाला हूं। जो भी बात है सीधी सरल बात है, जो हम सब अपने दिल के अंदर लेकर के चलते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज गलत हो रही है हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर या हमारे समाज के अंदर, तो उसी के ऊपर मैं जो है आवाज उठाता हूं और वही आगे भी करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट इसमें लिखा है वो है प्रधानमंत्री जी का बर्थडे। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बर्थडे मनाया गया पूरे देश के अंदर, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और इस तरीके से मनाया गया कि जैसे वो कोई एक बहुत बड़ा पर्व हो। ऐसे उस बर्थडे को मनाया गया जैसे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई राजा हैं। और इस तरीके से उस बर्थडे को सभी लोगों ने मनाया कि जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई भगवान है। और हम सब क्या हैं? हम सब हैं उनकी पूजा करने वाले, उनके भक्त। इस तरीके से पूरी तरह से इस पूरे देश के अंदर एक ऐसा विचार पुश किया गया, एक ऐसा विचार फैलाया गया कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भगवान के बराबर हैं, वो भगवान के तुल्य हैं। और उनको इतना बड़ा दिखा दिया गया, इतना बड़ा बना करके दिखाया गया इस पूरी की पूरी चीज के अंदर कि मुझे वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लगा और कुछ नहीं लगा। किसी का भी अगर हम बर्थडे मनाते हैं, देखिए बर्थडे मनाना वो आपका पर्सनल विषय है। आप चाहें तो बर्थडे मना सकते हैं, किसी का भी बर्थडे मना सकते हैं, मैं नहीं रोक रहा हूं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स थे। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े राजनीतिक दल के लोग थे, ना कि एक दल बल्कि और बहुत सारे दल के लोग थे। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जो जिनका जो है बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उन सब ने मिलकर भी क्या किया? उन सब ने मिलकर भी आदरणीय जी नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बड़ा जो है दिखा दिया, एक बहुत बड़ा नेता दिखाया, एक बहुत बड़े नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया, एक बहुत बड़े भगवान के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया। और बार बार यही दिखाने की, यही दर्शाने की कोशिश की गई कि ये जो नेता हैं ये बहुत बड़े नेता हैं और इनके जैसा नेता इस दुनिया में कहीं पे भी किसी को देखने में नहीं आया है। इसलिए इनका जो बर्थडे है उसे पर्व के रूप में मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबने अपनी तरफ से विशेष दी। देखिए, गुड विशेष देना, किसी को भी देना, वो गलत नहीं है। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ करके उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी लंबी उम्र की आयु जो है लंबी हो, उनकी अच्छी सेहत हो, तो यही कामना करता हूं मैं। उनका बुरा नहीं चाहता हूं। लेकिन इसमें जो समझने वाली, सोचने वाली बात यह थी कि आम जनता का तो उसमें मजाक बनाया गया। आप सभी को जय मां भवानी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे भी जो लोग जुड़ेंगे उन सभी को अभी से धन्यवाद देता हूं। बात को कंटिन्यू करता हूं। देखिए, हम सब ने क्या देखा? हम सब ने ये देखा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए कई 100 करोड़ों का इस्तेमाल किया गया। और ये जो कई 100 करोड़ रुपए थे, ये कहां से आए? ये कई 100 करोड़ रुपए जो है ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जो आप बहुत मेहनत से कमाते हो और आपकी मेहनत के पैसे को टैक्स के रूप में काटा जाता है। और वो जो टैक्स है जब वो सरकार के पास जाता है, वो सरकार के फंड्स में जाता है, तो उस फंड्स का मिसयूज किया जाता है। तो ये भी जो था, ये फंड्स का मिसयूज ही था और हम सब ने इसको अच्छे तरीके से देखा। ना सिर्फ ये फंड्स का मिसयूज था, बल्कि ये एक आम जनता के ऊपर ये चोट थी, जो बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, जो बेचारे मकान को तरस रहे हैं, जिनके पास रहने को आवास नहीं है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं, अगर आप देखेंगे झुग्गी झोंपड़ियों की जो महिलाएं होती हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ओपन में सोना पड़ता है, खुले में सोना पड़ता है, खुले में शौच जाना पड़ता है। आज तक वो व्यवस्था हमारे देश के अंदर नहीं है। आज तक हम कुछ नहीं कर पाए उन लोगों के लिए। और गरीब के लिए तो क्या ही करेंगे, यहां तक कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। शिक्षा का स्तर हमारे देश के अंदर क्या है? स्वास्थ्य का स्तर हमारे देश के अंदर क्या है? आज भी ऐसे ऐसे अस्पताल हमारे देश में मौजूद हैं जिन अस्पतालों के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर आपको प्रॉपर बेड नहीं मिलेगा। अस्पतालों के अंदर आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जमीन पर सोना पड़ता है अस्पतालों के अंदर। आप देखेंगे पेशेंट्स जो है वो एक एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट्स लाए गए हैं।
हो सकता है आपने हिमाचल प्रदेश में ये चीजें नहीं देखी हो, लेकिन बिहार जैसे क्षेत्र के अंदर अगर आप जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे अस्पताल दिखा सकता हूं जो सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें बिल्डिंग्स तो बना दी गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है। और आम जनता के ऊपर जब पैसा लगाना हो तो किसी भी नेता के पास कोई पैसा नहीं होता। और जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना हो तो कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए जा सकते हैं। ये आप सबने देखा है, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारी इसके ऊपर कवरेज देखी और सोशल मीडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये दिखाया और बताया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने के लिए जो मेन अखबारें थी, जो बड़ी बड़ी अखबारें थी, उनके पहले पेज पर पूरे पन्ने की उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी जैसा कोई भी नहीं है और इनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, पर्व के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए इस बर्थडे को। ये उसमें कहा गया। और ये चीज जब उसके अंदर कही गई, जब उस चीज को दिखाया गया, तो उस प्रत्येक अखबार को 4 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के पैसे के रूप में दिए गए हैं। ये उन सोशल मीडिया के कई सारे चैनल्स पे ये बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन जितनी भी कवरेज जो मैंने देखी है, जो अनबायस्ड कवरेज है, जो एक तरफा कवरेज नहीं है, उसमें यही बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक अखबार के अंदर 4 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। बड़ी बड़ी जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल्स आमतौर पे आप देखते हैं दिन से लेकर के रात तक प्रधानमंत्री मोदी जी के गाने गाते रहते हैं, उन टीवी चैनल्स के ऊपर सारा दिन ये दिखाया गया कि प्रधानमंत्री जी मोदी कहां पैदा हुए, कैसे वो बड़े बने और उन्होंने क्या क्या किया, उनका जन्मदिन को एक बहुत बड़े पर्व के रूप में सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है, जगह जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, हार कैसे बांटे जा रहे हैं, फूल कैसे बरसाए जा रहे हैं, प्रसाद कैसे बांटा जा रहा है, किसी जगह पर आप देखेंगे पूजा हो रही है, किसी जगह पर हवन किया जा रहा है। ये सारी कवरेज भी उन बड़े टीवी चैनल्स में, बड़े मीडिया चैनल्स में दिखाई गई। और उन बड़े टीवी चैनल्स को, हर बड़े टीवी चैनल्स को कई 100 करोड़ रुपए दिए गए ये सब करने के लिए। अब ये जो सारा फंड आया है, जो कई 500 करोड़ या 1000 करोड़ के आसपास जो खर्चा किया गया है एक जन्मदिन को मनाने के लिए, ये जो खर्चा है, ये पैसा कहां से आया? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। दूसरी बात, अगर ये पैसा सरकारी धन से खर्च किया गया तो किससे पूछ करके ये खर्च किया गया? किसने कहा था कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है पूरे भारत देश में एक पर्व के रूप में मनाना है? ये किसने कहा? आज तक दुनिया का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा हो जिस प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन इतने बड़े स्तर पर मनाया हो, जितने बड़े स्तर पर नरेंद्र मोदी जी ने अपना जन्मदिन मनाया। ऐसे तो वो रोज कहते हैं कि मैं आम आदमी का हितैषी हूं, वो रोज कहते हैं कि मेरा नाता फलाने आदमी से है, मेरा नाता फलाने आदमी से है। कभी वो कहते हैं कि मैं एक आम से परिवार से आता हूं, मैंने चाय बेचने का काम किया है। ये सब चीज कहने के बाद जब कोई 1000 करोड़ रुपए का बर्थडे बनाता है, तब मुझे ये गुस्सा आता है और शर्म आती है, और उन लोगों पे भी शर्म आती है जो इसे पर्व के रूप में मना रहे थे। आप किसी भी नेता को अच्छी विशेष देना चाहते हो, गुड विशेष देना चाहते हो, बधाई देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, उसकी मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, मेरा कोई सवाल भी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का बर्थडे इस तरीके से मनाया जा रहा हो, जहां पर हमारे देश के अंदर गरीबी है, महंगाई है, हमारे देश के अंदर शिक्षा सही नहीं है, हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारे देश के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे देश में जिनके पास रहने को छत नहीं है, ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ओपन में सोना पड़ रहा है, खुले में सोना पड़ रहा है, खुले में शौच जाना पड़ रहा है, वैसे देश के अंदर अगर हजार करोड़ रुपए किसी का बर्थडे बनाने के लिए वेस्ट किया जा रहा हो, तो मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये सवाल नहीं पूछ सकते अपने प्रधानमंत्री से, जो ये पूछ नहीं सकते अपने प्रधानमंत्री से कि ये क्यों बर्बाद किया जा रहा है पैसा। और वो जो नेता, जो इनके चमचे हैं, उन्होंने अपनी चाटुकारिता का सबूत पेश किया है इस बर्थडे के अंदर। चाहे वो हमारे प्रदेश की कंगना रनौत हो, चाहे कोई भी हो नेता हो, हर नेता ने क्या किया? कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई हवन कर रहा है अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इनके पास कोई पैसा नहीं होता, अपने परिवार के लिए इनसे कोई हवन नहीं होता, अपने परिवार के लिए कोई पूजा नहीं करते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको पर्व की तरह मनाया, लेकिन अपने माँ बाप के बर्थडे को तो आपने कभी पूछा भी नहीं है? कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप के बर्थडे भूल भी गए होंगे, जो भूल चुके होंगे कि उनके माँ बाप का बर्थडे कब आता है? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को उनके बर्थडे पर पूजते हैं, लेकिन सब क्या कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को पूजा जाए, नरेंद्र मोदी जी को एक जो भगवान की तरह पूजा जाए, क्योंकि ये बर्थडे किसी नेता का बर्थडे नहीं, ये किसी भगवान का बर्थडे है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को।
ऐसे नेता इनके पैरों में गिरे रहते हैं, चाटुकारिता करते हैं, अपनी चाटुकारिता का सबूत पेश किया है उन्होंने। और ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की पार्टी है, मुझे अब नहीं लगता कि वो आम आदमी की पार्टी है, वो तो खास आदमी की पार्टी है। वो खास आदमियों की तरह ही अपना बर्थडे मनाती है। बहुत ज्यादा पैसा वो आम इंसान का बर्बाद करती है, जिसे अच्छे कामों में लगाया जा सकता था, जिससे स्वास्थ्य इंप्रूव किया जा सकता था, जिसे शिक्षा जो है बेहतर बनाई जा सकती थी, रहने की व्यवस्था बेहतर की जा सकती थी, गरीबों को आवास दिए जा सकते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने की 2 वक्त की रोटी दी जा सकती थी। और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में जिसमें आपदा आई है, उसमें आपदा के नुकसान को कम किया जा सकता था, वहां पर यह पैसा खर्च किया जा सकता था। लेकिन इस पैसे को खर्च कहां किया गया? इस पैसे को खर्च किया गया एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए, अखबारों में इश्तेहार छापने के लिए, न्यूज चैनल्स में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स चलाने के लिए, सारा सारा दिन ये गाना गाने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, जिन्होंने एक बड़े प्रधानमंत्री के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में ये नहीं कहा कि मेरे जन्मदिन को इतना बड़ा मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कितना बड़ा बड़प्पन होता कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता कि मेरे बर्थडे को एक सरल तरीके से मनाया जाए, आपने मुझे गुड विशेस देनी है, आप मुझे गुड विशेस ऐसे ही दे दो, आप मुझे इस एक बधाई अगर आप देना चाहते हो तो नॉर्मल आप कह करके भी बधाई दे दो, उसके लिए इतना पैसा चढ़ाने की, इतना पैसा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार ये हमारे जहन में बिठाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से ये बार बार दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कोई नेता नहीं, भगवान है। और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें बार बार भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है, हमें बार बार एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है। सत्य यह है दोस्तों, हमारा देश बहुत ही बुरे तरीके से गरीबी की तरफ जा रहा है। हमारा जो पूरे का पूरा देश है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। पैसा जो है वो एक ही तरफ एकत्रित हो रहा है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते चला जा रहा है और गरीब जो है वो बहुत ज्यादा गरीब होते चला जा रहा है। और ये जो अमीरी और गरीबी की खाई है जो लगातार बढ़ रही है, इससे हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। हम सब ने देखा ही है कि किस तरीके से नेपाल के अंदर सब कुछ हुआ, और वो भी इसी वजह से हुआ क्योंकि नेपाल भी जो है वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुका था, और जो वहां के आम लोग थे, आम जो जनता थी, वो परेशान हो चुकी थी। और उस परेशानी को जब बार बार बढ़ाया गया इस तरीके से, जो उनके नेता हैं उन्होंने ऐश करी, उसके बाद ये नेपाल में सब कुछ हुआ। और यही चीज हमारे देश के अंदर भी हो रही है। हमारे नेता ऐश कर रहे हैं, इनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत पैसा ये व्यर्थ कर रहे हैं अपने ऊपर ही। जब इतना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा जब नरेंद्र मोदी जी खुद अपने ऊपर कर रहे हैं, तो और जो नेता है वो भी तो कर ही रहे होंगे, क्या वो नहीं कर रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने का विषय है। और वो सब लोग जो लगातार चाटुकारिता में लगे हुए हैं, जो लगातार भक्त बने हुए हैं इनके, उनको शर्म आनी चाहिए। वो अपने घर में, अपने परिवार में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपने माँ बाप को, वो 2 वक्त की रोटी अपने परिवार में किसी को नहीं दे सकते, लेकिन वो ऐसे ऐसे नेताओं की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, उस पर अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जगह जगह मैं देखता हूं रैलीज निकाली गई, जगह जगह पर सड़कें जाम की गई। आपको शर्म नहीं आ रही है? किसी का एग्जाम हो सकता है, कोई पढ़ रहा हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, किसी को अस्पताल जाना हो सकता है, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। क्या उसको सड़क का इस्तेमाल नहीं करना था? उसके लिए वो ज्यादा जरूरी नहीं थी? या प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाना जरूरी था? बहुत शर्म की बात है। पूरी दुनिया में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये पहली बार हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने इतना ज्यादा पैसा एक बर्थडे पे व्यर्थ किया हो, इतना ज्यादा पैसा है दिखावेबाजी में व्यर्थ किया हो। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मैंने जैसे आपको कहा, मैंने पॉइंट्स कुछ लिख के रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो दूसरा पॉइंट आता है कंगना रनौत जी का। अभी रिसेंटली हमने कंगना रनौत जी को देखा, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रही थी कि मेरे जो रेस्टोरेंट है उसका उस पे खर्चा 15 लाख के आसपास मेरा हुआ है और मेरी कमाई केवल 50 रुपए हुई है। मैं भी एक आम लड़की हूं, अकेली लड़की हूं, अकेली कमाने वाली हूं। मेरे बारे में भी सोचिए। आप मुझे अपनी समस्याएं सुना रहे हैं, आपकी समस्याएं मैं कितनी सुनूं? मेरी तो खुद की बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली बात कंगना रनौत जी को मैं कहना चाहता हूं, आप एक अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हैं। मैं आपकी एक्टिंग के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि मैं आपकी एक्टिंग नहीं देखता हूं, हालांकि मैं आपकी मूवीज नहीं देखता हूं, लेकिन मैं आपको साफ साफ सरल तौर पे ये कहना चाहता हूं, मैं आपका कोई फैन भी नहीं हूं, लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि अब आप एक्ट्रेस नहीं है, आप एक नेता हैं। जब आप कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जब आपके पास इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आप एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हिमाचल प्रदेश को आप रिप्रेजेंट कर रही हो, एक बहुत बड़े हिस्से को हिमाचल प्रदेश के आप रिप्रेजेंट कर रही हो,
उस समय पर जब आप इस तरह की बात करते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पैसा किस बात का मिलता है, आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है, किस चीज के लिए आप जो है दिल्ली में बैठती हो, किस चीज के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर जाती हो? आपको शर्म भी आ रही है आपने क्या बोला है? अगर लोग आपको अपनी समस्याएं नहीं सुनाएंगे तो क्या किसी और को जाकर के सुनाएंगे? क्या भगवान के पास जाएंगे लोग अब अपनी समस्या लेकर के? समस्या वो लेकर के आप ही के पास आएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज ना जाने किसने भर दी है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। और वो दिमाग में भरी किसने? हम लोगों ने ही भरी होंगी ना, जो आपके फैन बने फिरते हैं, जो आपके आगे पीछे दौड़ते हैं, जिनको आपका ऑटोग्राफ चाहिए होता है, जिनको हर वक्त आपको देखना होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको जो है अपने सर के ऊपर बिठा लिया है। लेकिन आप उस चीज के लायक नहीं हो। आप मंडी में आई, मंडी से आप जीती, सांसद बनती हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाती हैं। आपको मंडी से जिन्होंने जिताया, जो मंडी के वो लोग, क्या आप उनको मूर्ख समझती हैं? इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, मंडी ने सबसे ज्यादा उसको सहा है, और उसके बाद आप इस तरह की जब बात करती हैं तो मुझे तो शर्म आती है आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी शिक्षा के ऊपर। मुझे नहीं पता आपका कितना ज्ञान है, मुझे नहीं पता आपकी कितनी शिक्षा है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की है, उस बात को सुनने के बाद तो शर्म आती है। मुझे अपने आप को हिमाचली कहने में भी शर्म आ जाएगी अगर आपकी बात को मैं मानूं तो। क्या बोला है आपने? 50 रुपए का बिजनेस हुआ है मेरा इतने बड़े रेस्टोरेंट में, और 15 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो गया है, तो वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आप कितने 100 करोड़ कमाती हैं? आपका कितने 100 करोड़ का जो है टोटल आपके पास कमाई है? आप उस कमाई की का ब्यौरा जो है मंडी के लोगों को दे सकती हो? क्या आप बता सकती हो कि आप हर साल कितना कमाती हैं? अपने खर्चा तो गिना दिया, अपनी कमाई नहीं बताई किसी को भी। आपकी कमाई केवल रेस्टोरेंट से नहीं आती है, आपकी कमाई तो मूवीज करके भी आती है, आपको रॉयल्टी भी मिलती है। उसकी कमाई का क्या हुआ? वो तो कई 100 करोड़ की कमाई है। तो आपको वो कमाई नजर नहीं आ रही? उसके ऊपर से आप एमपी हो, और एमपी की आपको सैलरी भी मिल रही है, और काम आप क्या कर रही हो? कुछ भी काम नहीं कर रही। आप ना अपने प्रदेश के अंदर बैठते हो, ना आपको लोग मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर के अपनी परेशानी सुनाए तो आप अपनी परेशानी उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। तो जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, जो बेचारा परेशान है, वो अपने नेता के पास नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? और अगर उसका नेता उसको अपनी परेशानी सुनाने लग जाएगा तो व्यक्ति वो क्या करेगा? बेचारा वो आम आदमी क्या करेगा? वो कहां जाएगा? कौन उसकी समस्या दूर करेगा? उसकी समस्या आप ही दूर करेंगी। और कितनी बार मैं ये बात कह चुका हूं कि एमपी को उसका फंड मिलता है, एमपी का एक अपना फंड होता है। एमपी अपने फंड का भी तो इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रदेश के लिए। लेकिन आपने उस फंड का क्या किया है? क्या आप उसका ब्यौरा दे सकती हो आम आदमी को? क्या उसका ब्यौरा आप मंडी की जनता को दे सकती हो? हर वक्त ये कह देना कि मेरा ये खर्चा आ गया है, कुछ भी टिप्पणी आकर के कर देना, ये आपकी मूवीज नहीं चल रही हैं। आपने जो कुछ करना है अपनी मूवीज में करो। यहां पर इस तरह की बातें नहीं चलती, प्रदेश में इस तरह की बातें नहीं चलती। प्रदेश को कार्य चाहिए, काम चाहिए लोगों को। लोगों की कुछ समस्याएं हैं, उनको अपनी समस्याएं दूर करवानी है, और यही काम के लिए आपको एमपी बनाया गया है। आपके रेस्टोरेंट में जब सस्ते से सस्ती चीज 50 रुपए की है ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो 50 रुपए में आप बेचती हो, तो आपने 50 रुपए की कमाई कैसे की? और 15 लाख रुपए का आपका खर्चा किस चीज के ऊपर हो रहा है? क्या वो दिखा सकते हैं आप खर्चा? आप क्या अपने खर्चे का पूरा ब्यौरा शेयर कर सकते हैं? पूरा ब्यौरा अपनी आम जनता को दे सकते हैं हिमाचल की? नहीं दे सकते। दोस्तों, इन्हें झूठ बोलने की आदत है। मैं यहां पे सिर्फ कंगना रनौत की बात नहीं कर रहा हूं। जितने ये नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, इन्हें झूठ बोलने की आदत है। इन्हें जनता को मूर्ख बनाने की आदत है। इन्होंने ये सोच लिया है कि जनता जो है वो मूर्ख बनाने के लिए ही होती है। इनके दिमाग में वो चीज घर कर चुकी है कि जनता के ऊपर राज करना बहुत आसान है, जनता को दबा के रखना बहुत आसान है, जनता को रौंदना बहुत आसान है। तभी ये प्रधानमंत्री जी जो है वो कई हजार करोड़ का अपना बर्थडे मना लेते हैं। कंगना रनौत जैसे जो नेता हैं वो बड़े आसानी से झूठ बोल देते हैं कि 15-15 लाख का हमारा जो खर्चा आ रहा है। ये बहुत आसानी से ये सब लोग कर लेते हैं, और इन्हें शर्म भी नहीं आती, किसी किस्म की शर्म इनको नहीं आती। और हम वो लोग हैं जो इनकी बेवकूफी को, इनकी ऐसी ऐसी बातों को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो बेवकूफ ज्यादा बड़ा कौन हुआ? ज्यादा बड़े बेवकूफ हुए हम। और जो कंगना रनौत जी ने कहा है, पूरे के पूरे मंडी की जितनी भी जनता है उनका पूरा मजाक उड़ाया है।
मंडी की जनता ने भी बहुत बड़ी गलती की थी जिनको जिता करके, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है, किसी को भी अगर आप नेता बना रहे हो तो उसका एक क्राइटेरिया रखो। किस क्राइटेरिया पे आप किसी को नेता बना रहे हो? क्या वो पढ़ा लिखा है? क्या उसके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, क्या सोशल वर्क का हो, क्या किसी के पास वो एक्सपीरियंस है? क्या वो जो व्यक्ति है वो सही मुद्दे जानता है? क्या वो व्यक्ति ये जानता है उसको कैसे काम को करना है? क्या उस व्यक्ति के पास कोई प्लान है? इस तरह का जब तक आप क्राइटेरिया नहीं बनाओगे किसी को नेता बनाने के लिए, तो इसी तरह के लोग नेता बनेंगे। आप तो सेलिब्रिटीज के पीछे दौड़ते हो। आप बस देख लेते हो कि ये व्यक्ति सेलिब्रिटी है, उसको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो वोट लेना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी टिकट बहुत आसानी से दे देती हैं। और ये हम लोग हैं, हमारा गधापन है, हमारी मूर्खता है जो इस तरह के लोग हम पर राज कर रहे हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ आता हूं, अनुराग ठाकुर जी के। अनुराग ठाकुर जी ने कई बार अपने भाषण में यह कहा कि भारत देश जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, भारत देश पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा, कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ये ड्रामेबाजी क्यों की गई? ये की गई उस समय पर जिस समय पर हम सब लोग इमोशनल थे। ये उस समय पर किया गया जब हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ, जब हमारे देश के लोगों के ऊपर अटैक हुआ, जब हिंदुओं को मारा गया। ये हम सबने देखा। और मैं हिंदुओं को मारा गया नहीं कहूंगा, मैं भारतीयों को मारा गया कहूंगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत की भावना को ठेस पहुंचाई उस समय। और सभी के सभी लोग हम उस मुहिम से जुड़े। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम जुड़ते हैं, और उसका फायदा उठाने के लिए ये सब कहना शुरू कर दिया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, मेरी रगों में एक सिंदूर दौड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो कुछ भी भाषण उस समय दे रहे थे, इमोशनल भाषण दे रहे थे, हमें अपनी तरफ जोड़ रहे थे। उसी तरह अनुराग ठाकुर जी भी कुछ भी भाषण दे रहे थे, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी भी आजकल वही करते हैं जो उनको बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं। वो भी चाटुकारिता में कम नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, चाटुकारिता से काम कर रहे हैं। और उस चाटुकारिता के आधार पर ही उनको जो कहा जाता है कि ये चीज बोल दो, वो चीज आकर के बोल देते हैं। वैसे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम किस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो क्रिकेट भी खेल लिया गया। फिर जब क्रिकेट खेल लिया गया तो अनुराग ठाकुर जी ने थूक करके चाट लिया, अपने भाषणों को बदल दिया। फिर कहना शुरू कर दिया कि जी क्रिकेट खेलना तो हमारी मजबूरी है, इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करना तो जरूरी है, तो उसके लिए तो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना पड़ेगा। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जबरदस्ती पाकिस्तान को हरा करके भारत को जिताएंगे और ये दिखावा करेंगे उस समय पर कि देखो हमने पाकिस्तान को यहां पर भी हरा दिया, हमने यहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्योंकि ये वो ऐसे इस प्रकार के लोग हैं जो कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ सकते जहां से फायदा उठाया जा सके। और उसी प्रकार से अनुराग ठाकुर जी भी जब आए, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा में आए, एक दो जगह पर गए, वो वहां पर उन्होंने फोटो खिंचाई, खूब वीडियो बनाई, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया था। सेम उसी तरीके से उनके जो अनुयायी ये जो लोग हैं, उनके अंडर काम करने वाले ये जो लोग हैं, ये सब भी वैसे ही बिहेव करते हैं। उन्होंने भी वैसे ही बिहेव किया। आए, अपनी वीडियो बनाई, अच्छी अच्छी फोटो खिंचाई और उसको फोटो को खिंचा करके सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया कि देखो अनुराग ठाकुर जी फलाने फलाने लोगों को मिलने के लिए गए। फिर ये भाषण क्या देते हैं? ये फिर वो भाषण देना शुरू कर देते हैं कि हमने 1500 करोड़ रुपए दे दिया हिमाचल प्रदेश को, 5000 करोड़ से ज्यादा के जो है फंड वो हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया है। कंगना रनौत जी कहती हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड दे दिया गया है। तो ये ऐसे ऐसे जो नंबर्स, जो ऐसे ऐसे अंक हमको बार बार बता रहे हैं कि 1500 करोड़ दे दिया गया है, 5000 करोड़ दे दिया गया है, या 10,000 करोड़ रुपया दे दिया गया है, इस पैसे का पूरा ब्यौरा कहां है? क्या इस पैसे का पूरा ब्यौरा आम जनता को ये दे सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं ये पैसा कहां से चला, कौन से अकाउंट से चला, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, कब ट्रांसफर हुआ, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, कैसे कैसे वो पैसा दिया गया? क्या ये दिखा सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चीज दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। कांग्रेस पार्टी क्या ये चीज दिखा सकती है? जब कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि हमें वो पैसा नहीं मिला है, तो क्या वो ये चीज दिखा सकती है कि उनको वाकई में वो पैसा नहीं मिला है? वो अकाउंट की डिटेल्स दिखा सकती है क्या? क्या वो ब्यौरा दे सकती है? नहीं दे सकती। तो ये जो नंबर जो बार बार हमें सुनाया गया, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, ये नंबर किस लिए सुनाया गया? ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए सुनाया गया। ये जताने के लिए सुनाया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुई है सरकार, जिस भी पार्टी की वो सरकार बैठी है, वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो तो आपके बारे में सोच रही है, वो तो हिमाचलियों को पैसा दे रही है। अगर वो पैसा हिमाचलियों को दे रही है तो हिमाचलियों का कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा? अगर सरकार वाकई में हिमाचलियों की मदद करना चाहती है,
अगर सरकार को यह लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई, कि हमने जो पैसा है स्टेट गवर्नमेंट को दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिट क्यों नहीं की? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई केस क्यों नहीं किया उनके ऊपर अभी तक? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लेम क्यों नहीं किया कि इतना पैसा जो इन्होंने बर्बाद किया, उसकी डिटेल्स क्यों नहीं दिखाई अभी तक, उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिखाया अभी तक? क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं। ये सब कुछ झूठ है, ये झोल है और कुछ नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती कि आम हिमाचलियों की, आम जनता की मदद करनी है, उन हिमाचलियों की मदद करनी है जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ गवा दिया है, तो वो अपने एमपीज के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश में से जितने भी लोग जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो क्यों ना उन्हीं को पैसा दे दिया जाए, क्यों ना उनके फंड में वो पैसा डाल दिया जाए और वो उस पैसे का इस्तेमाल आम जनता के की मदद करने के लिए करें। क्या ऐसा किया गया? नहीं किया गया और कभी किया भी नहीं जाएगा। बस ये झूठे जो आपको वादे हैं वो देने के लिए बैठे होते हैं नेता, ये झूठ बोलने के लिए नेता बैठे होते हैं, उसके अलावा और कुछ करने के लिए नेता नहीं बैठे हुए। नेता सिर्फ आपको भाषण देंगे, ये आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि हमने फलानी चीज कर दी, हमने ढिकानी चीज कर दी, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं किया होता इन्होंने। और ये उसी का जीता जागता सबूत है ये 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1,500 करोड़, ये जो बात इन्होंने की। क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये साबित कर सकती है कि उसने इतना पैसा दिया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ये साबित कर सकती है कि हमें उतना पैसा मिला। गलती दोनों की ही है इसमें, मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, गलती दोनों पार्टीज की है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है परिवारवाद का, और ये वो पॉइंट है जो अक्सर आप सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाती है। जब भी हम देखते हैं राहुल गांधी किसी तरफ जाएंगे, कोई बात करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी यही बात करना शुरू कर देगी, देखिए ये तो गांधी परिवार को ही इन्होंने सारे समय में बढ़ावा दिया है, परिवारवाद की ये पार्टी है और इसके अलावा इसके अंदर कोई काम नहीं करता। पहली बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी की ही तरह कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो सभी के सभी तो देखो परिवारवाद से नहीं आए हैं, पहली बात। और भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धूली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारा परिवारवाद चल रहा है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अमित शाह के जो बेटे हैं वो क्या करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? क्या काम करते हैं वो? उनको कैसे एक पूरे का पूरा बोर्ड दे दिया गया है? कौन से बेसिस पे, कौन से आधार पर, कौन सा उन्होंने एग्जाम दिया था सरकारी, कौन सा उन्होंने जो है स्किल दिखाया, कौन सी उनके पास नॉलेज थी, कौन सा उनके पास एक्सपीरियंस था जिसके बेसिस पर उनको वो सब चीज दी गई? तो क्या अमित शाह ने अपने बेटे को फिक्स नहीं किया? उसी प्रकार से राजनाथ सिंह के बेटे क्या करते हैं? कभी पूछा आपने किसी से उनके पास ऐसी क्या स्किल, क्या नॉलेज है, कौन सा एग्जाम दिया है? कभी पूछा आपने? ऐसे कितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में फिट कर दिया है? कितने ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, छोटे बड़े दोनों, जिन्होंने अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ाना शुरू कर दिया है? कितने ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने सरकारी फंड का इस्तेमाल किया है? ये वो सरकारी फंड है, ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो आम जनता के लिए बनी थी, और उन आम जनता की स्कॉलरशिप्स का इस्तेमाल इन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाने के लिए किया, बड़े बड़े देशों में पढ़ाने के लिए किया। आप अगर इसका पूरा ब्यौरा निकलवाएं, आरटीआई डालें, पूरा ब्यौरा निकलवाएं, तो आपको पता चलेगा, पत्ते खुल जाएंगे इनके भाई, सबको पता चल जाएगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और ये जब इतनी सब चीजें करते हैं, जब इतना झोल झपाड़ा ये करते हैं, तब ये किस हक से किसी और पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं? मुझे समझ नहीं आता। गलती यहां पर हम लोगों की है कि हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपना दिमाग खुला नहीं रखते, हम ये नहीं समझते कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का भक्त नहीं बनना चाहिए। एक वोटर को कभी किसी का भक्त नहीं होना चाहिए, एक वोटर को अनबायस्ड होना चाहिए, एक वोटर जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जब तक वोटर निष्पक्ष नहीं होगा तब तक जो है सही वोटिंग नहीं होगी, सही लोग नेता नहीं बनेंगे। निष्पक्षता बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी सोच में वो निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन वो सोच में निष्पक्षता नहीं आती। और यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये दोनों ही बड़े दल और ऐसे ऐसे और भी बड़े दल जो हैं वो सारे बेकार हैं, क्योंकि सबने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, सबने कहीं ना कहीं सिफारिशों को बढ़ावा दिया है। सिफारिशों से लोग भर्ती तक किए हैं, सरकारी दफ्तरों में भी भर्ती किए हैं, ताकि सरकारी दफ्तरों में भी उनका होल्ड रहे, ताकि सरकारी दफ्तरों को भी वो कंट्रोल कर सकें। इसलिए उन्होंने सिफारिशों से लोगों को भर्ती किया है, बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे भर्ती किया है। इसलिए हम देखते हैं कि कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें काम करना आता ही नहीं, कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास ना तो स्किल है ना तो नॉलेज है। कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका अगर मैं आज एग्जाम ले लूं तो वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको इतना सारा काम करने के बाद, इतने साल
एक ऑफिस में बैठने के बाद उस ऑफिस के बारे में कुछ पता नहीं है। और कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको जबरदस्ती सिफारिश के आधार पर ही प्रमोशंस दी जाती है, और जो आम लोग हैं या कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो इन सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है, सारे की सारी जो गाज है वो उस आम आदमी के ऊपर पड़ती है, सारी की सारी जो गाज है उस आम कर्मचारी के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो ईमानदार कर्मचारी है। ये बात सत्य है। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, अगर आप इस चीज को डिनाई करोगे, तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं वही चीज आपके साथ शेयर करता हूं जो सत्य है। मैं कोई भी असत्य बात आपके साथ शेयर नहीं करता हूं। ये आपको समझना होगा, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स मैं देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये सारी बातें करता हूं। उसके बाद बात करते हैं कर्मचारियों की ही बात को थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फैसला किया था जिसमें कहा कि कर्मचारियों का जो पैसा है उसको कम किया जाए, कर्मचारियों के पैसे को ना बढ़ाया जाए, उनकी सैलरीज को इंक्रीज ना किया जाए। और इसी तरह के फैसले हम पहले भी देखते रहे हैं, पुरानी सरकारों में भी देखते रहे हैं, आगे की सरकारों में भी देखते रहे हैं। इसमें एक ओवरऑल चीज है, और वो ओवरऑल चीज ये है, एक जेनरिक बात ये है कि जब भी किसी भी तरह से कोई आपदा है या जब भी हमें ऐसा दिखे कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से संकट में है, तो सारी की सारी जो गाज है वो आम जनता के ऊपर गिरती है। चाहे आम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाना हो, चाहे महंगाई को बढ़ाना हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों के पैसों को काट देना हो। तो कई बार आप सुनेंगे कि 1 दिन का पैसा काट दिया, 2 दिन का पैसा काट दिया, टीएडीए रोक दिया, प्रमोशंस को रोक दिया। तो इस तरह की चीजें ये करते रहते हैं। लेकिन कभी भी, एक बार भी हमने ये नहीं सुना है किसी भी नेता के मुंह से, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कि किसी नेता ने ये कहा हो कि मुझे ज्यादा सैलरी मिलती है, मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, मेरी तनख्वाह को कम किया जाए। कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा किसी भी नेता के मुंह से, जब नेता ने ये कहा हो कि मेरे पैसे को कम कर दो, मेरी टीएडीए को कम कर दो, मेरे अलाउंसेस को कम कर दो, मुझे जो आप सरकारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, मुफ्त की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, वो फैसिलिटी प्रोवाइड ना करो। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि मुझे महंगी महंगी गाड़ियां मत दो। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि मुझे जो ये सरकारी खर्चे पे आप इधर उधर घूमने भेजते हो वो मत भेजो। किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अपनी बिजली का बिल खुद दूंगा, अपने पानी का बिल खुद दूंगा, अपने इंटरनेट का बिल खुद दूंगा, लैपटॉप मैं अपना खुद खरीदूंगा, अगर अपने मुझे नौकर रखने होंगे तो वो मैं खुद रखूंगा, या मैं जो भी खर्चा अपने ऊपर करता हूं वो सारा खर्चा मैं स्वयं करूंगा। किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा है आज तक। आप विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आप निकालना चाहें, सारी रिकॉर्डिंग्स आप निकाल लें, हर एक नेता, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के दौर में यही हुआ है। जब पैसा अपने लिए बढ़ाना है, जब अपने लिए फैसिलिटीज को बढ़ाना है, जब अपने लिए 100-100 करोड़ के बंगले बनाने हैं, या अपने लिए कोई और फैसिलिटी को बढ़ाना हो, महंगी गाड़ी खरीदनी हो, नौकर चाकर रखने हो, या फ्री का इनको राशन प्रोवाइड करना हो, अपने लिए कुछ भी इनको चाहिए हो, उसके लिए इनके पास पैसा भी मौजूद है। उसके लिए ये बड़े ईमानदारी से जाकर के विधानसभा का सेशन भी अटेंड करेंगे, वहां पर बैठे भी रहेंगे, सारी बात सुनते भी रहेंगे, और एक स्वर में उस समय जो है उस लॉ को पारित भी कर देंगे, जब इनका अपना फायदा हो। लेकिन जब आम जनता के लिए काम करना होता है, जब कोई सही मायने में कोई काम करना होता है, तो ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम है कि वो बैठे, सेशंस को अटेंड करे, सेशन के अंदर जो बात हो रही है उसको सुने, और सेशन के दौरान ही वो जो है सवाल खड़े करे, वो सरकार से सही सवाल पूछे, वो पूछे कि सरकार इस तरीके का काम कैसे करने वाली है, क्या प्लान है सरकार के पास काम करने का, कितना खर्चा आएगा उस काम को करने में, कितने लोग लगेंगे, काम को किस प्रकार से किया जाएगा, कहां से शुरू किया जाएगा। ये सारी चीजें जो होती हैं ये सेशन के दौरान पूछनी होती हैं ऑपोजिशन पार्टी द्वारा। लेकिन ऑपोजिशन ये नहीं करती। ऑपोजिशन क्या करती है? उस समय करती है वॉकआउट। उस समय सेशन को भंग किया जाएगा, सेशन से बाहर आ जाएंगे, नारेबाजियां करेंगे, ड्रामेबाजियां करेंगे। और वो क्यों करेंगे? वो आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करेंगे, और आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जब अपना फायदा होता है, जब अपनी सैलरीज बढ़ती हैं, जब अपने लिए पैसा बढ़ाया जाता है, जब अपने लिए लोन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जाते हैं, जब अपने टीएडीए बढ़ाए जाते हैं इन एमएलएस के, तब ये एमएलए क्यों नहीं भंग करते सेशन? तब ये सेशन से बाहर क्यों नहीं जाते? तब वॉकआउट क्यों नहीं होता? तब क्यों नारेबाजी नहीं होती? कभी आप लोगों ने सोचा, कभी आप लोगों ने ये सवाल भी किया उन नेताओं से जब वो आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए? जितनी बार वो वोट मांगने आपके पास आते हैं उतनी बार आप उनको वोट दे देते हो। जितनी बार वो हाथ जोड़ के आपके पास आएंगे उनके आप पैरों में गिरते हो, आप उनको राजा बनाते हो, और आप ही वो मूर्ख लोग हो जिसकी वजह से ये सब लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये सच्ची बात है। ये मूर्खता हमें बंद करनी होगी, क्योंकि हम ही जब मूर्ख बने रहेंगे तो हमें मूर्ख बनाया ही जाएगा ना।
सबको पता चल चुका है कि आम जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। टीवी पर कुछ भी झूठ चला देंगे, सोशल मीडिया पर कुछ भी झूठ चला देंगे तो ये लोग गधे मूर्ख बन जाएंगे। किसी एक नेता को राजा के रूप में दिखाएंगे, किसी एक नेता को भगवान बनाएंगे तो ये लोग मूर्ख बन जाएंगे। उनको पता है कि इन लोगों में जबान नहीं है, उनको पता है कि ये लोग अंधे हैं, ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उनको पता है कि अगर हम कुछ भी करते रहें ये कभी बोलने नहीं वाले, और यही सच्चाई है। और हम जैसे लोग जो आपके लिए हर वक्त बोलते रहते हैं, हम जैसे लोग जो सही मुद्दे उठाते हैं, जिनको पता है कि काम कैसे किया जा सकता है, उनका तो आप साथ ही नहीं देना चाहते। तो गलती यहां पर किसकी है? गलती आप ही लोगों की हुई ना। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मैं भी क्या कर सकता हूं। और कर्मचारियों का यहाँ पे जो पैसा काटा जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का दिमाग जो है आसमान पे होता है। इसमें देखिए कुछ बात सत्य भी है और कुछ बात असत्य भी है। जो सत्य बात है वो ये है कि बहुत से कर्मचारियों का दिमाग आसमान पे होता है। एक बार सरकारी दफ्तर में बैठ जाएंगे, एक बार किसी कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो वो आम व्यक्ति का, आम इंसान का काम नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मुझे आप कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। हम सब ये देख ही रहे हैं, आपको पता ही है, एक आम व्यक्ति जब किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए जाता है तो कई सरकारी कर्मचारी जो हैं उसको दौड़ा के रखते हैं, उसका काम नहीं करते, ड्रामे करते रहेंगे। या तो भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे की मांग करेंगे, सीधी तरह से मांग नहीं करेंगे तो उसका काम सही समय पर नहीं करेंगे, उसको दौड़ाते रहेंगे और इसी बात का इंतजार करते रहेंगे कि ये खुद ब खुद कुछ पैसा हमें दे दे। ये सच्ची बात है, इसमें कुछ मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार होता है सरकारी दफ्तरों में, आज भी हो रहा है, कोई कमी नहीं आई है उसके अंदर। लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो मेहनत से लगे हैं, जो खुद से अपनी पढ़ाई करके लगे हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं और आकर के मेहनत से काम करते हैं सरकारी दफ्तरों में। लेकिन उनसे क्या किया जाता है? उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है दोस्तों। उनको दबाया जाता है, दफ्तरों के अंदर भी उनको दबाया जाता है, उनको सही समय पर प्रमोशन नहीं दी जाती है। जो सिफारिशी लोग होते हैं, जिनको सिफारिश से भर्ती किया जाता है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के खास लोग होते हैं, या जो मंत्रियों के खास लोग होते हैं, उनको बड़ी बड़ी ओहदे पर बिठा दिया जाता है, डायरेक्ट बिठा दिया जाता है, या रिक्रूटमेंट में झोल करके बिठा दिया जाता है, पेपर लीक करके बिठा दिया जाता है। और ये लोग फिर ना तो काम जानते हैं, ना इनको पता होता है काम कैसे करना है, तो ये भ्रष्टाचार ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? काम तो इनको नहीं आता है। तो ये आप सबसे पैसा खाएंगे, वो पैसा जो है फिर वो उन्हीं बड़े नेताओं को देंगे जिन बड़े नेताओं ने इनको लगाया है। यानी कि ये पैसे का जो सिस्टम है ना, वो छोटे लेवल से फिर बड़े लेवल तक इस तरीके से फ्लो करता है। और ये उस फ्लो को बनाने के लिए अपने लोगों को ऐसे दफ्तरों के अंदर फिट करते हैं। और जो बेचारे आम लोग हैं, जो आम कर्मचारी हैं, या जो ईमानदार कर्मचारी है, या जो मेहनती कर्मचारी है, वो बेचारा पिस के रह जाता है, क्योंकि ना तो उसको प्रमोशन मिलती है, ना ही उसके काम की कोई इज्जत करता है, उसको दबा के रखा जाता है और उसको हर जगह पे इंक्लूड भी नहीं किया जाता है। फिर अगर वो अपनी आवाज उठाए, अगर वो केस कर दे कोर्ट्स के अंदर, तो या तो उसको कोर्ट से रिलीफ मिलता है, अगर कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले तो अगर वो जैसे ही केस करेगा उसके ऊपर झूठे मूठे इल्जाम लगा दिए जाएंगे, उसको किसी ना किसी तरीके से नौकरी से निकालने की कोशिश की जाती है। तो वो बेचारा उस समय पर मजबूर हो जाता है। अब देखिए, कोई आम परिवार से अगर है, कोई मिडिल क्लास से अगर है, कोई गरीब परिवार से अगर है, और उसकी बेचारे की अगर सरकारी नौकरी लग गई है अपनी मेहनत से, तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसको सरकारी नौकरी से ना निकाला जाए, ताकि उसका जो परिवार है वो मुसीबत में ना आए। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो चुप रह जाते हैं, और जो बेईमान है वही इस तरह के ड्रामे करते हैं। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि सारे के सारे सरकारी लोग ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है, सरकार में भी ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान लोग भी हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जब सैलरी काटी जाए, या सरकारी कर्मचारियों के ऊपर किसी तरह की कोई गाज गिरे, तो जब कोई गाज गिरेगी तो बेईमान लोगों के साथ जो ईमानदार लोग हैं वो भी फंस जाते हैं, उनको भी बेचारों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आम व्यक्ति के ऊपर ही गाज क्यों गिरे? जो ये बड़े बड़े नेता हैं, ये क्यों अपनी सैलरी नहीं काट सकते? ये क्यों नहीं कहते कि हमें सैलरी नहीं चाहिए ज्यादा? ये क्यों हर वक्त हमेशा फैसिलिटी में रहें? ये क्यों हमेशा भगवान बने रहें? ये क्यों हमेशा हमारे राजा बने रहें? जिताने वाले इनको हम हैं, वोट देने वाले इनको हम हैं, तो हम क्यों इनके पैरों में गिरें? ये क्यों हाथ जोड़ करके हमारे पास नहीं आ सकते? हम इनको जवाब दे क्यों नहीं बना सकते? हम इसे सही सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? यहां पर सारी जो बात है वो यहां पर आती है। और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, काने, गूंगे लोग हैं। हम कुछ करना ही नहीं चाहते अपने लिए, यही सच्चाई है। अब अगले पॉइंट की तरफ मैं आता हूं। वो पॉइंट है कि आप देखेंगे
जितनी भी आपके सिटीज बनी है, शहर बने हैं, या आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने अराउंड देख लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक कितनी ऐसी फैसिलिटीज हैं देखी हैं जो आपको मुफ्त में दी गई हो सरकार के द्वारा? सही 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 मायने में मुझे बताइएगा, सच बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। कितनी फैसिलिटीज आपको लगा के आपको मुफ्त में दी गई हो? चाहे वो अस्पताल की फैसिलिटी हो, अगर आपको लगता है मुफ्त में सरकारी अस्पताल में फैसिलिटीज हैं, नहीं है। आपको ओपीडी का कार्ड बनवाना होता है, कई जगह पर रजिस्ट्रेशन करानी होती है जिसके लिए पैसा लिया जाता है। आपको जब टेस्ट करवाने होते हैं मेडिकल, वो सारे आपको पैसे, उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपको फ्री में नहीं मिलती हैं अस्पताल के अंदर, तो वो भी आपको खुद खरीदनी पड़ती हैं। अगर कोई ऑपरेशन होता है, अगर कोई इमरजेंसी चीज होती है, तो उसके लिए भी पैसा आप ही को देना पड़ता है। तो अगर आप सही मायने में देखें तो अस्पताल की फैसिलिटी आपको फ्री में नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों की भी अगर बात करें तो आप बोलेंगे सरकारी स्कूल मुफ्त में, नहीं मुफ्त में है। आपको सरकारी स्कूलों में भी चाहे मिनिमम फीस भी देनी है, लेकिन वो देनी पड़ती है। उसमें भी कई बार ऐसे फंड्स मैंने देखे हैं सरकारी स्कूलों में लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए टेबल टूट गया है, चेयर टूट गई है, बैठने की अगर सही व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों से पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सही मायनों में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। कोई और सोशल फैसिलिटी अगर आप देख लो, कोई आपको कोई बुजुर्ग पेंशन मिल रही है, क्या वो ऐसी पेंशन आपको मिल रही है जो सफिशिएंट पेंशन है, जो आपको एक महीने तक अपना गुजारा करने के लिए सफिशिएंट है? इतनी तो नहीं मिल रही। क्या किसी को बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा है? क्या वो उतना सफिशिएंट है कि वो उससे अपना आराम से रह सकता है? वो भी नहीं मिल रहा है। क्या कोई ऐसा अलाउंस है जिसमें किसी के अगर माँ बाप ना रहें, कोई बच्चा बेचारा अगर अनाथ हो गया है तो उसका कोई सपोर्ट किया जा रहा हो? या कोई ऐसी स्पेशल स्कॉलरशिप हो जिस स्कॉलरशिप का इस्तेमाल अच्छे लोग, मेहनती लोग कर रहे हों? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फैसिलिटी के रूप में अगर मैं पूछूं तो कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था है आपके शहरों में? नहीं है। क्या सही से बिजली की व्यवस्था है आपके शहरों में? नहीं है। अगर आप देखोगे बिजली की तारें ऊपर से अभी भी लटकती रहती हैं। बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, तो उस समय पर वो पहले ही बहुत ज्यादा डेंजरस चीज बन जाती है। सड़कें अगर आप अपनी देख लो, एक बार सड़क बनेगी, अगली बारिश में वो सड़क टूट जाएगी। तो किस तरीके से सड़कें बनाई जा रही हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है? कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं हो रही है। सिटी का पूरा डिजाइन सही नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़े, भगवान ना करे किसी को पड़े, पर ये देखिए सच्ची बात है, इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस हो, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या हर एक के घर तक गाड़ी जाती है? क्या हर एक के घर तक वो व्यवस्था पहुंचाई जा सकती है? नहीं पहुंचाई जा सकती है। कितनी स्पीड में, कितनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई आपदा आई हो? बहुत देरी में आप पहुंचते हैं। तो ऐसे कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको छोटी चोट लगने के बाद भी उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो ना तो सही समय पर अस्पताल बेचारे पहुंच पाते हैं, और ना ही सही समय पर उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, ना ही सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। तो उनको इन्फेक्शन भी हो जाती है, कई कई बीमारियां ऐसे लोगों को हो जाती हैं। हमने सबने देखा है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर पीठ पे लाद करके एक बीमार व्यक्ति को ले जाना पड़ता है। ये सच्चाई तो हम सब जानते हैं, और उसके बाद भी हम लोग इसकी बात ही नहीं करते, ना जाने क्यों। क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं सोशल मीडिया पर नाचने के ऊपर? क्या हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं सोशल मीडिया पर गाने गाने के ऊपर, या किसी को फॉलो करने के लिए, कि अब हम ये सब कुछ देखना भूल चुके हैं? हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं। हमारा दिमाग इतना, मैं कहूंगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, खाली हो चुका है क्या अंदर से, कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। कि आंखों से हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन हमारा ब्रेन उस चीज को नहीं समझता, हमारा दिमाग उस चीज को नहीं समझता। ऐसा दिमाग हमने बना लिया है। ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मेरा तो दिमाग ऐसा नहीं है। मैं तो आवाज उठाता हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं जो आवाज उठा रहे हैं आप उनका साथ भी नहीं देते, और जो अपने आप तो अपने आवाज उठानी ही नहीं है ना, ये भी एक सच्ची बात है। तो इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, फैसिलिटी आपको जीरो मिल रही है, सिटी का डिजाइन आपका घटिया है, एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग जुड़ी हुई है, चलने के लिए कोई रास्ता सही से नहीं बनाया गया है। कोई आपको ऐसा कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सोसाइटी देख लो या एक लोकेलिटी देख लो, उस लोकेलिटी के अंदर जहां बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हो, क्या एक पार्क भी बना है आपके लिए? एक पार्क तक नहीं बना हुआ आपके लिए। स्कूल्स वहां पर हर जगह नहीं मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज हर जगह मौजूद नहीं है, आपको सही जगह पर इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं है जहां पर होनी चाहिए। तो आपके लिए है क्या? आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसके बाद भी आप इनको शहर बोलते हो, शहर बुलाते हो आप। और सही मायनों में अगर मैं आपको बात करूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप शिमला को भी शहर कहते हो ना, तो शिमला भी शहर नहीं है। सही मायनों में मैं आपको बता रहा हूं,
हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जिस चीज को आप शहर बोलते हो, वो भी बाहर की कंट्रीज के एक घटिया से गांव से भी गिरा हुआ है। ये सच्ची बात है। और इतने इंजीनियर्स लोग बन चुके हैं, इतने डॉक्टर्स लोग बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जब सही व्यवस्था नहीं मिल रही हो तो ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन भी सही नहीं है। और ये तो सच्ची बात है, इसके ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि भारत देश चीन के साथ कंपीट करेगा, चीन से भी आगे निकल जाएगा, और ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोलते हैं मूर्ख बनाने के लिए। सच्ची बात है, आप चाइना में जाकर के देखिए चाइना कितना एडवांस हो चुका है। चाइना में कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई है, कितनी अच्छे शहर बने हुए हैं। हमको लगता होगा कि चाइना में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि चाइना में उतना पोल्यूशन भी नहीं है। पोल्यूशन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, गरीबी उन्होंने मिटा दी है अपने देश से, ऑलमोस्ट मिटा दी है, खत्म कर दी है, जीरो कर दी है। मतलब जीरो के इतने नजदीक पहुंच चुके हैं वो कि गरीबी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो आप सोच करके देखिए, ऐसी कंट्री जिसने गरीबी तक खत्म कर दी हो, जिसने महंगाई जो है अपने देश में कंट्रोल की हो, एक वही अकेला कंट्री है जिसमें कोविड के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है। ये वही अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसमें उनकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत हाई है। उनका ओवरऑल अगर आप देखोगे कमाई वो बहुत हाई है, वो 19.7 के आसपास की जो है वो इकोनॉमी है, और भारत सिर्फ 4.7 के आसपास की है। तो हमसे कम से कम नहीं तो 4 गुना ज्यादा उनकी इकोनॉमी है। तो हम ऐसी कंट्री के साथ कंपीट कैसे करेंगे? शहर अगर आप उनके देखो, बेहतरीन शहर है, स्कूलिंग उनकी बेहतरीन है, फ्री की उनकी वहां पे सेवाएं हैं, फ्री का स्कूल है, स्कूल के अंदर खाना तक दिया जाता है फ्री में बच्चों को। और खाना ऐसा कोई छोटा मोटा ऐसे घटिया खाना नहीं जो हमारे शुरू हुआ है, ढंग का खाना दिया जाता है, बढ़िया खाना जिसमें जूस भी है, फ्रूट भी है, जिसमें सब्जी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, हर तरह से मतलब ध्यान रखा जाता है। वहां तो लोग मीट भी खाते हैं, इसलिए मीट भी है उस खाने का पार्ट। तो आप देखेंगे खाना भी पूरी अच्छे तरीके से संतुलित आहार उनको दिया जाता है। और मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे फ्री है, बुजुर्गों को सारी सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त है, चाहे उन्होंने ट्रैवल करना हो, चाहे उन्होंने उनको पेंशन देनी हो, अनएम्प्लॉयड का अलाउंस वहां पर सही है। तो हर तरह से उनकी फैसिलिटी आगे है। फिर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं वो, मैन्युफैक्चरिंग में तो आगे हैं ही, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं। तो हम किस प्रकार से ये कहते हैं कि हम उनको compete करेंगे, हम उनसे आगे निकल जाएंगे? हम नहीं निकल सकते चाइना से आगे। आप चाहे आप 10 साल लगा लो, मैं कहता हूं चाहे आप 100 साल लगा लो, आप चाइना से आगे नहीं निकल सकते। तो इस झूठ में मत रहो और इस झूठ को बार बार मत देखो। दुनिया में भारत देश की कोई औकात नहीं बची है। भारतीयों को चुन चुन के मारा जा रहा है, भारतीयों को चुन चुन के निकाला जा रहा है बाहर के देशों से। अभी रिसेंट खबर है, पिछले 1-2 दिन पहले की खबर है, भारतीय मूल के कुछ स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल करके डिपोर्ट कर दिया गया है, भारत में वापस भेज दिया गया। उनका जो स्टूडेंट वीजा है वो कैंसिल कर दिया गया। खैर उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है, क्योंकि वो आप यहां पर आकर के इलीगल काम करना शुरू कर देते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, ओवर वर्क करने लग जाते हैं, जितना अलाउड है उससे ज्यादा करने लग जाते हैं। तो वो गलती उनकी भी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इज्जत कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कि एक भारतीय की बाहर बहुत ज्यादा इज्जत है, क्योंकि आपको टीवी पे बहुत बार दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बार बार यह दिखाया जा रहा है कि एक समय के बाद, 2019 के बाद खास करके, या 2014 के बाद, तो कुछ ऐसा विचित्र हो चुका है कि आपका जो भारत देश है उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। तो सच्ची बात यह है कि उसकी कोई इज्जत नहीं बढ़ी है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं भी बाहर ही रहता हूं और कितनी कोई इज्जत करता है मुझे भी मालूम है। आपकी इज्जत केवल और केवल आपके काम के ऊपर होती है। आप कैसा काम करते हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितने स्किल्स है, आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर आपकी इज्जत की जाती है। हम लोग यहां पर आकर के मेहनत करते हैं, बहुत सर्टिफिकेशंस भी लेते हैं। अभी आप मैंने रिसेंटली डाला कि मैंने अभी चार्टर्ड इंजीनियरिंग कंप्लीट की है इंग्लैंड से, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है इंग्लैंड के अंदर। और वो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत एग्जाम्स दिए हैं। तो वो चीज भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इज्जत आपकी उसके आधार पर होती है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी पढ़ाई करते हो, क्या स्किल्स है आपकी, कैसे काम करते हो। लेकिन आप भारत देश से हो, केवल और केवल उस आधार पर आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। ये सच्ची बात है। और अगर आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर 3-4 लोगों के साथ खड़े होकर के हंस रहे हैं और उस हंसी का आप वीडियो देख रहे हो और आपको तब लग रहा है कि भाई सारे के सारे देश जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की बहुत इज्जत कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती का वो हर जगह पर आकर के खड़े होकर अगर कोई हंसना शुरू कर देगा, तो कोई भी जो सभ्य व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? अगर आज आपके साथ कोई व्यक्ति आए और आपका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती हंसना शुरू कर देगा, तो आप क्या करोगे? आप उसको मारने लग जाओगे या उसको धक्के मार के निकाल दोगे? नहीं,
आप शांति से चुपचाप खड़े रहोगे और यही आपको वहां पे दिखेगा, उन वीडियोस में आपको यही दिखेगा कि आसपास के जितने बड़े नेता हैं और कंट्रीज के जितने बड़े नेता हैं वो बेचारे चुपचाप से खड़े हैं और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो फालतू में हंसे चले जा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सामने कैमरा है, कैमरा की तरफ मुंह करेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे, हाथ पकड़ेंगे और वो फोटो आ जाएगी, वो वीडियो आ जाएगी, उसको सारे दिन हमारे देश में चलाया जाएगा, पूरा पूरा दिन हमें ये चीज दिखाई जाएगी और हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और इस धोखे से आपको बचना चाहिए। अगली बात पे आते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया हमारे देश के अंदर और वो मुद्दा था इलेक्शन में वोट की चोरी का। ये मुद्दा पहले डिस्कस हुआ, पहले उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चोरी की जा रही है। उसके बाद उन्होंने भी रिसेंटली एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बताया कि वोट की चोरी को कहां कहां पे किया गया, कौन कौन से वो लोग थे जिनको पता भी नहीं था कि उनकी वजह से जो है कई वोटों को काटा गया है। ये पूरी की पूरी चीजें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 2 बार रेज की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कांग्रेस दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने समय पर वोट की चोरियां की जरूर होंगी, क्योंकि बहुत पहले ये सुनने में आता था कि बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। आपने भी सुना होगा। कई बार ऐसा भी होता था कि गुंडे जो थे गुंडागर्दी करते थे, डरा धमका करके वोटिंग की करवाई जाती थी। तो कांग्रेस के समय पे भी बहुत कुछ होता था। बीजेपी भी आज वही कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम बहुत सीरियस इल्जाम है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर एक व्यक्ति ने पहले चोरी की थी तो उसका ये हवाला दे करके दूसरा व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि अगर किसी ने पहले मर्डर किया है तो मुझे मर्डर करना अलाउड है, या पहले अगर किसी ने चोरी की है तो मुझे चोरी करना अलाउड है, या पहले अगर किसी ने रेप किया है तो मुझे रेप करना अलाउड है। ये वो बात नहीं होती। क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए और ये एक क्राइम है हमारे देश के अंदर अगर वोट की चोरी हो रही है तो। और इलेक्शन कमीशन क्यों चुप बैठा हुआ है इसके ऊपर? आप इस बात को सही तरीके से शायद समझ नहीं रहे हैं, आप इसकी सीरियसनेस को शायद सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं। कितनी गंभीर बात है कि हम वो लोग, हम आम आदमी, हम आम व्यक्ति जब वोटिंग करते हैं, इसका मतलब हमारी वोट का भी कोई जो है वैल्यू नहीं बची है। अगर मेरी वोट को चोरी कर लिया जाएगा तो मेरी वोट की क्या वैल्यू रह जाएगी? मैं अगर सही मायनों में एक सही व्यक्ति को चुन रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा हूं जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और उसे नेता बनाना चाहता हूं, तो मैं कैसे उसको नेता बनाऊंगा अगर मेरी वोट को चोरी कर लिया जाएगा? तो अगर एक आम आदमी, अगर एक समझदार व्यक्ति आज आप लोगों के लिए खड़ा भी हो जाए नेता बनने के लिए, सब कुछ अपना त्याग करके, अपनी नौकरी त्यागेगा, वो अपने परिवार को त्यागेगा, वो अपना समय त्यागेगा, वो अपने करियर को त्यागेगा, वो अपने फ्यूचर को त्यागेगा और उसके बाद वो सब कुछ त्याग करके अगर वो आपके लिए खड़ा हो जाए कि चलो मैं नेता बनता हूं, मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ काम करता हूं, और उसके साथ मान लीजिए आप सब लोग भी खड़े हो गए, हम सब लोग अगर उसके साथ जुड़ भी गए और उसका साथ भी दे दिया, फिर भी अगर हमारी वोट को चोरी कर लिया जाए तो वो व्यक्ति कैसे जीतेगा? वो व्यक्ति कैसे नेता बनेगा? तो वो व्यक्ति हमारे लिए काम कैसे करेगा? यही तो सच्ची बात है। ये इसमें गंभीर विषय है। और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था के ऊपर हम किस तरह से फिर जो है हम ये चीज मान लें कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सही तरीके से काम कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? विश्वास कैसे करेंगे हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर? किस प्रकार से हमें विश्वास होगा कि ये जो बॉडी है ये सही तरीके से काम करेगी, ये जो अथॉरिटी है इसमें कोई चोरी नहीं होगी? अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई चोरी नहीं की है तो वो इतना डर क्यों रही है? उनको सीधा केस कर देना चाहिए राहुल गांधी के ऊपर, सीधा कोर्ट में जाकर के सीधा डायरेक्ट केस करना चाहिए कि ये देखिए, ये प्रमाण है, ये डेटा है, इस डेटा के आधार पर साफ पता चलता है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, तो ये जो व्यक्ति है हमारे पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, इसलिए इसको सजा दी जाए। तो राहुल गांधी को डायरेक्ट सजा दिलवाओ, उसको जेल के अंदर बिठाओ। लेकिन अगर राहुल गांधी सही बात बोल रहा है तो इलेक्शन कमीशन को जेल के अंदर बिठाओ, इलेक्शन कमीशन को तुरंत भंग करो और नया इलेक्शन कमीशन बनाओ। जितने लोग हैं उस इलेक्शन कमीशन के, उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान की हत्या है और संविधान की हत्या की सजा फांसी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये हत्या करवाई है, अगर वाकई में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता उसका जिम्मेदार है तो उस नेता को, उस पॉलिटिकल पार्टी के हर एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो। अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है तो सभी के सभी जो लोग हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के, सबको फिर फांसी की सजा हो, क्योंकि ये संविधान की हत्या है। और अगर वो भी कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट खुद इसका संज्ञान ले, खुद से इलेक्शन कमीशन को भी बुलाए, राहुल गांधी जी को भी बुलाए
और जो भी पार्टी इसमें शामिल है उसको भी बुलाए और सीधा सीधा बोले कि डेटा दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। अगर प्रमाण ये कहता है कि चोरी हुई है तो जिसने चोरी की है उसको फांसी की सजा। अगर प्रमाण ये कहता है कि चोरी नहीं हुई है, गलत इल्जाम लगाया गया है, तो जिसने गलत इल्जाम लगाया है उसको फांसी की सजा। तभी जो है हमारा देश जो है सही होगा, तभी समझ में आएगा लोगों को कि इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कोई चोरी नहीं की? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो वोट डाला, हमने जो मशीन में बटन दबाया, वो वोट जो है सही जगह पर गया? हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है। और ये बार बार जो सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। ये हम सब लोगों के लिए गंभीर सवाल है और आप सब लोगों को समझना चाहिए कि ये कितनी बड़ी चोरी है अगर ये हो रहा है तो। वोट देना सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है, वो आपका एक बहुत बड़ा राइट है जिसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो। वोट देना आपके लिए आपको जिंदगी देने के बराबर है। आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उस नेता के हाथ में दे रहे हो। इसीलिए सही व्यक्ति का वहां पर बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो तभी एंश्योर हो सकता है जब सही तरीके से वोटिंग हो रही हो तो। और सही तरीके से वोटिंग होने के बावजूद भी अगर सही व्यक्ति नेता नहीं बनता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और एक गंभीर विषय है। और ना ही सिर्फ एक गंभीर विषय है, ये तो एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे देश को अंधकार की तरफ ले जा सकता है हमेशा के लिए। हो सकता है हम अपना पूरे का पूरा देश खो दें, हम अपना पूरे का पूरा प्रदेश खो दें। आपको ये चीज समझनी होगी। अगले पॉइंट पर आता हूं। जयराम ठाकुर जी की एक बात मैंने सुनी थी जो कि मुझे बहुत विचित्र लगी और हो सकता है आपने भी वो चीज सुनी हो। और वो बात थी जब विधानसभा के अंदर सेशन चल रहा था, जब इनकी सैलरीज को बढ़ाया जा रहा था, तो उस समय पर जयराम ठाकुर जी कह रहे थे अगर किसी को ये परेशानी होती है कि हमारी सैलरी बढ़ाई गई है तो वो जाकर के इलेक्शन लड़े, क्योंकि हम बहुत मेहनत से नेता बनते हैं। और जो जयराम ठाकुर जी हैं, ये हर समय पर, मैंने इनको ध्यान से नोट किया है, ये हर समय पर इनके जो बड़े नेता होते हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो बैठे हुए हैं, उसकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। कभी तो ये जो जैसा उनको कहा जाएगा कि ये डायलॉग बोल दो तो ये वो डायलॉग बोल देंगे। कभी इनको बोल दिया जाएगा कि जाओ धरने पे बैठ जाओ तो धरने पे बैठ जाएंगे। कभी इनको बोल दिया जाएगा कि अब समोसा कांड हुआ है, अब समोसे कांड में नाटक करो तो ये नाटक करने लग जाएंगे। कभी इनको बोला जाएगा कि अब ऐसा है लैंडस्लाइड हुआ है, तुम वहां पर भागो भागो और फिर तुम्हारी वीडियो बनाई जाएगी और उस वीडियो को डाला जाएगा, तो ये वो करने लग जाएंगे। हर चीज वही करते हैं जो इनको इनके हाई कमान इनको बोल रहा है करने के लिए, बिना अपना दिमाग लगाए हुए। अब ये अच्छे नेता हैं कि बुरे नेता हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो आप लोग ज्यादा जानते होंगे। लेकिन ये जो इस तरह के ड्रामे ये करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं। इनके अंदर वो फिर से एक लालच है दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का। और कांग्रेस पार्टी में भी यही सब चीजें चलती हैं। कांग्रेस पार्टी में कभी इंटरनल लड़ाई हो जाती है अंदर से, कभी अंदरूनी कोई लड़ाई चल पड़ेगी, कभी ये जो नेता है आपस में एक दूसरे की जो है मतलब कि कभी आप देखेंगे कि कभी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, कभी किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपस में एक दूसरे की जो रंजिश होती है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, उस लड़ाई झगड़े से फिर ये वो कभी कभी आप देखेंगे कि ये बदलते रहेंगे दल। तो ये सब ड्रामे करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये बात सुनने में अपने आप में इतनी बेकार और इतनी घटिया लगी कि आप आम जनता को ये बोल रहे हो सीधा सीधा कि भाई मैं जयराम ठाकुर हूं, मैं एक बहुत बड़ा नेता हूं, मुझे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, पहले से 3-4 लाख सैलरी, 2-2.5 लाख सैलरी मिलती है, और अब मेरी बढ़ करके अगर 3 लाख सैलरी हो रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भी मुझसे सवाल पूछ रहा है मैं उनको ये जवाब देता हूं कि जाओ तुम भी इलेक्शन लड़ लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो जाओ इलेक्शन लड़ लो। वो किस प्रकार के ऑपोजिशन लीडर हैं? उनको ये ऑपोजिशन लीडर का एक काम ये है कि जनता बेचारी दुखी तो नहीं है, अगर वो दुखी है तो उसका दुख मैं सेशन के दौरान हाउस के अंदर सबको बताऊं, मैं सरकार को ये बताऊं कि सरकार जो है इनका दुख नहीं देख रही है। ये काम है एक ऑपोजिशन लीडर का। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं कि जिसको प्रॉब्लम होती है वो जाए और खुद इलेक्शन लड़ ले। तो भाई हम खुद भी इलेक्शन लड़ लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आज आप सब लोग मेरा साथ देते हैं तो मैं आपके लिए खड़े होने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ये कहता है ना बार बार, आम व्यक्ति को जो मूर्ख समझता है, जो आम व्यक्ति को ये समझता है कि मेरे पैर की जूती है, उसको आम व्यक्ति ही फिर कुर्सी से हटाएंगे हमेशा के लिए, परमानेंटली। नेपाल में जो सब ये हुआ है ना, ये ऐसे नहीं हुआ, ये इसीलिए हुआ। तो ये जो आम जनता को मूर्ख समझते हैं, आम जनता फिर उनको जवाब जब देती है ना तो कड़ा जवाब देती है। और क्या वो बोलते हैं कि हम खड़े होके दिखाएं, हम खड़े होके दिखा देंगे, फिर क्या करेंगे वो? और अगर हमने उनको हरा के दिखा दिया फिर? तो ये सब क्या ड्रामा चल रहा है भाई? आपके पास जब भी कोई आता है अपनी परेशानी लेकर के, या कोई बात आपसे करता है, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि आप अपनी सैलरीज को क्यों बढ़ा रहे हैं,
आप तो ऑपोजिशन लीडर हैं, आप मत बोलिए सैलरी बढ़ाने के लिए, आप ये बोलिए हमें नहीं चाहिए वो ज्यादा बढ़ी हुई सैलरी, अभी हिमाचल प्रदेश को पैसों की जरूरत है। तो उस समय पर आप ऐसा जवाब दोगे, आप जनता को इस तरह का जवाब दोगे? इसका मतलब साफ साफ है कि आप अपने आप को राजा समझते हो, आप अपने आप को भगवान समझते हो। और ये मैं लास्ट में आप सबको यही कहना चाहता हूं, ये नेताओं की एक जनरल आदत है। नेता अपने आप को भगवान समझता है, नेता अपने आप को एक बहुत बड़ा राजा समझता है, नेता अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मानता। नेता को यह लगता है कि मैं महान हूं, मैं खास हूं, मैं इनके सर के ऊपर बैठ करके राज करूंगा और ये जितने भी लोग हैं ये मेरे पैरों की जूती के समान है। अगर ये अपनी प्रॉब्लम मुझे सुनाएंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं है इनकी प्रॉब्लम से। मैं इनको इलेक्शन के समय पर चाहे शराब पिला करके, चाहे पैसा दे करके, चाहे मुफ्त के प्रलोभन दे करके, चाहे डरा धमका करके, चाहे इनको झूठे सोशल मीडिया की एडवर्टीजमेंट्स दिखा दिखा करके काबू कर लूंगा और उसके बाद इनसे मैं वोट ले ही लूंगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जीतना है ना, जीत के कुर्सी पर बैठना है, वो मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस आम आदमी का। तो जो ये आम लोग हैं, जो हम जैसे लोग जब अपना प्रॉब्लम लेकर के इनके पास जाएंगे तो ये कभी भी उसको सीरियसली नहीं सुनेंगे, ये कभी भी उसके ऊपर सीरियसली काम नहीं करेंगे। और यही सच्चाई है। ये जिस दिन आप लोग समझ जाओगे और जिस दिन आप सही तरीके से एक्शन लेना शुरू करोगे, जिस दिन आप सही लोगों को नेता बनाना शुरू करोगे, जिस दिन आप सही पार्टीज को लेकर के जिताना शुरू कर दोगे, उस समय पर जो है देश भी बदलना शुरू हो जाएगा, प्रदेश भी बदलना शुरू हो जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश को आज तीसरे विकल्प की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो पार्टीज ने बहुत अपना खेल खेला है और इन दो पार्टीज का यही एक सिस्टम होता है कि एक बार तू जीतना, एक बार हम जीतेंगे। जब तू जीतेगा तो तू हमारा काम भी करते रहना, मतलब कि एक दूसरे का काम हम करते रहेंगे, हमें हारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी आपको दिखावा ये जरूर हो रहा है, आपको देखने में ये जरूर लग रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हार चुकी है और एक पॉलिटिकल पार्टी जीत चुकी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे का काम पीछे से बैकडोर से करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये आपको बस मूर्ख बनाते रहेंगे, कोई मुद्दा उठाते रहेंगे, मुद्दे पे लड़ते रहेंगे, आपके सामने एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो महान सी चीज हो गई, गाली गलौज हो गया, तो इस वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है। जबकि सच्ची बात यह है कि ये मिली भगत है, ये आपस में मिले हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। इसलिए हिमाचल प्रदेश को तीसरा विकल्प तो चाहिए ही चाहिए। अब आप उसमें इंडिपेंडेंट को जिता रहे हो या आप उसमें किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को जिता रहे हो या आप कोई नए लोग खुद समाज से लेकर के आ रहे हो या अपने आप खड़े हो रहे हो या कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जो आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, आपका काम कर सकें, तो ये आपके ऊपर है। आपने सामने देखा बिहार के इलेक्शंस चल रहे हैं, मतलब रैलीज चल रही हैं इलेक्शंस को लेकर के, उसमें आप प्रचार में देखा ही है कि किस तरीके से ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, लेकिन अपने आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कितने नेताओं को गाली देती है रोज। कितनी बार हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, आपने सबने देखा होगा, सुना भी होगा, यहां तक कि इंदिरा गांधी जी तक को गाली देते हैं। तो क्या वो उनकी गाली गाली नहीं है? उनकी गाली भी तो गाली है। और नरेंद्र मोदी जी की मां को अगर किसी ने गाली दी है तो उस गाली को इतना उछालने की जरूरत क्या है? मां तो सबकी मां होती है, हर एक की मां की इज्जत होनी चाहिए, एक आम व्यक्ति की मां की भी तो इज्जत होनी चाहिए। आम व्यक्ति की मां को तो रोज गाली दी जाती है, आम व्यक्ति को तो रोज ठुड्डे पड़ती हैं, वो तो बेचारा रोज धक्के खाता है, रोज मार खाता है आम व्यक्ति। उनकी माताओं बहनों की इज्जत कोई नहीं करता, रेप किए जाते हैं उनके। तो क्या उनकी इज्जत नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री की मां की इज्जत होनी चाहिए? यह आप खुद सोच के देखिए। और जिस व्यक्ति ने यह गलत कहा है उसको फांसी की सजा दे दो, ढूंढो वो व्यक्ति कौन है, दे दो उसको फांसी की सजा, या उससे फिर माफी मंगवाओ। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी, उनके ऊपर उसके ऊपर एक्शन लो, जो एक्शन लीगल उसके ऊपर बनता है एक्शन लो। लेकिन फिर वही लीगल एक्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर भी होना चाहिए जो हर वक्त बाकी सब लोगों को गालियां देते फिरते हैं, तो उनके ऊपर भी वही लीगल एक्शन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी की भी मां को, बहन को, बेटी को, बाप को, भाई को गाली दे रहा है, किसी के भी परिवार को गाली दे रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, क्राइम को क्राइम की नजर से देखा जाना चाहिए और पूरे का पूरा एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन कितना तूल दिया गया इस बात को, कितना उठाया गया, कितना ड्रामा किया गया इस बात का। एक एक टीवी चैनल पे 50-50 बार ये दिखाया गया कि क्या गाली दी गई, 500-500 बार ये बताया गया कि देखो किस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को बोला गया।
पूरे का पूरा बिहार बंद कर दिया गया, तो क्या बिहार बंद में माताओं बहनों को परेशानी नहीं हुई होगी? कितनी प्रेग्नेंट माताएं बहनें होंगी, कितने जो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी जिनको उस समय पर ट्रेवल करना होगा, नहीं कर पाई होंगी, कितने लोग होंगे जो बीमार होंगे, कितनी महिलाएं बीमार होंगी, कितनी महिलाएं बूढ़ी होंगी जिनको उस समय बिहार बंद में परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो क्या उनकी इज्जत नहीं है? लेकिन एक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की और उनकी मां की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे मनाना है 3-3 हजार करोड़ खर्च करके, क्योंकि वो तो भगवान है, और उनकी मां की इज्जत होनी चाहिए क्योंकि वो तो भगवान है। यही सब सोच लेकर के अगर आप अपने दिमाग में चलते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी अपने प्रदेश को आप आगे नहीं लेकर के जाओगे। बस आप इन बड़े नेताओं की चाटुकारिता में ही लगे रहोगे और ये आपको रौंदते रहेंगे, अपने पैरों के नीचे कुचलते रहेंगे और आपका काम कभी भी नहीं करेंगे। अब समझना आपको है, मैंने जो कहना था कह दिया। आप सभी लोगों को जय मां भवानी। आप सबने अपने कमेंट शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो लोग इस वीडियो से जुड़ सके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश पहले ही बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है और आप सब लोगों का सेहत जो है वो सेहत का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने परिवारों का अच्छे से ध्यान रखें। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माताएं बहनें, आपके पिता, आपके भाई, आपका जो भी परिवार है उस सब का अच्छे से ध्यान रखें आप। और जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत सबसे पहले करना शुरू करें। और ये जो बर्थडे मनाने का सिस्टम है, पहले आप अपने माँ बाप का बर्थडे भी ढंग से पहले मना लें, उसके बाद ही किसी बड़े नेता के पीछे दौड़ें। और अगर उसको किसी बड़े नेता को बहुत शौक है अपना बर्थडे मनाने का, तो अपनी जेब से पैसा खर्च करे, अपना बर्थडे जैसा मर्जी बनाए, चाहे मॉरिशियस में बनाए जाकर के, चाहे मलेशिया में बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जनता के पैसे का एक पैसे का भी वो इस्तेमाल अपने ऊपर कर रहा है, अपने ऐशो आराम के लिए कर रहा है, अपनी फैसिलिटीज के लिए कर रहा है, अपने बर्थडे मनाने के लिए कर रहा है, तो उसको एक क्रिमिनल के नजरिए से देखना चाहिए। वो एक क्राइम है और उसको उठा करके सीधे जेल के अंदर डालना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ये नहीं सुधरेंगे। और जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं, ये जितने बड़े नेता हैं ये अपने आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, खुद जितने बार भी ये बीमार होते हैं सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराएं, और ये जितनी भी फैसिलिटीज ये जो हर वक्त अपनी लेते रहते हैं उसका खर्चा ये खुद उठाएं। जब ये सब कुछ करेंगे उसके बाद इनको अपनी औकात याद आ जाएगी, ये जमीन पे आ जाएंगे। जो आसमान में उड़ते रहते हैं ना हर वक्त, ये जमीन पे आ जाएंगे। और एक ये भी रूल बनना चाहिए कि जितने भी ये नेता हैं, जो प्रादेशिक नेता हैं, जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, जब तक की सड़क मौजूद है, अगर सड़क सही है और सड़क मौजूद है तो उस सड़क का ये इस्तेमाल करें, हेलीकॉप्टर में ना घूमें। ये हेलीकॉप्टर में सिर्फ उसी केस में घूमें जब सड़क मौजूद नहीं है, सड़क टूट चुकी है और इनको जाना इनकी मजबूरी है, तब इनको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। जब ये अपने प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं सरकारी, तो इनको सरकारी खर्चा जो मिलता है वो उसके लिए तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये वहां जाते हैं तो इनको बड़ी गाड़ियों में जाने की जरूरत नहीं है, महंगी गाड़ियों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये भी आम आदमी की तरह ही बस में ट्रेवल करें, आम आदमी की तरह ही ये ट्रेन में ट्रेवल करें। इनको कोई हवाई जहाज की टिकट ना दी जाए। और इंटरनेशनल ट्रेवल ये जो करते रहते हैं, ये नेताओं को घूमने की बहुत बीमारी है इंटरनेशनल। ये अगर घूमना चाहते हैं ना बाहर के देशों में, तो पहले तो ये जस्टिफाई करें कि ये क्यों घूमना चाहते हैं, क्या काम है, और ये घूम के जब वहां से आएंगे तो ये क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आम जनता को, ये सारा इनको पहले बताना होगा। और अगर ये बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर पाते, अगर ये नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें आम जनता को नहीं बता पाते कि इन्होंने खर्चा कहां पे किया, कैसे किया, तो इनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी नेता का इंटरनेशनल कोई काम नहीं है सिवाय घूमने के, सिवाय ऐश करने के, सिवाय मौज उड़ाने के। तो अगर ये मौज उड़ाने के लिए जा रहे हैं तो उनकी मौज आम जनता के पैसे से नहीं होनी चाहिए। अगर इनको घूमना है, इंटरनेशनल घूमना है, अपना खर्चा करें, अपनी टिकट खरीदें, अपना वीजा लगाएं, जहां मर्जी जाएं, भाड़ में चले जाएं, मेरी तरफ से मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो नेता हैं हमारे, उनका फर्ज हमारे लिए है, उनका फर्ज ये बनता है कि वो हमारे लिए काम करें। यही सच्चाई है और मैं यही आपको अंत में कहना चाहता था। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बहुत आप उसको अपने दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जय मां भवानी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ज्वाइन किया। बहुत जरूरी था हमें ये बात को समझना। अगर आपको समझ आई हो तो मैं आशा करता हूं कि आप उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सब स्वस्थ रहिए, यही मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।